नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़ इन खबर में और मैं हूं मनोज कुमार। व्यक्ति का ध्यान जब राष्ट्रवाद के मुद्दे से थोड़ा हटता है तब उसके बाद उसको अपनी असली फ़िक्र समझ में आती है और उसकी जो वास्तविक ज़रूरतें हैं वो मुँह बाय खड़ी हो जाती हैं। हम बात कर रहे हैं महंगाई की और जो आर्थिक स्थिति की। हालांकि ये वैश्विक तौर पे कहा जा रहा है कि इसका असर वैश्विक तौर पे, इसको ग्लोबल तौर पे, चूँकि एक विश्व अब एक गांव जैसा हो गया है, इस तरह की बात आती है, इसलिए दूसरे देश का प्रभाव किसी अन्य देश पे भी पड़ता है, ये भी कहा जाता है। लेकिन हम भारत के संदर्भ में बात करेंगे कि भारत की जो आर्थिक स्थिति है या फिर लगातार जो जीडीपी में गिरावट आती जा रही है, महंगाई बढ़ती जा रही है, आर्थिक पिछड़ेपन की बात सामने आ रही है, उसके क्या है मायने और उसके लिए जिम्मेवार कौन है। तो हमारे साथ मौजूद हैं अतुल जी हैं, आदर्श हैं और विद्याशंकर तिवारी जी हैं। सबसे पहले शुरू आपसे करते हैं। देखिए, कहा यह जाता है खास करके किसी भी प्रगतिशील राष्ट्र या फिर जो विकसित राष्ट्र हैं उन दोनों के संदर्भ में बात आती है कि अभी हम जिस दौर में गुजर रहे हैं वैसे में जब नए तकनीकी आविष्कार जब नहीं होते हैं तो आर्थिक मंदी की शुरुआत हो जाती है। आज मैं कहीं पढ़ रहा था, जो नए नए अभी जो नोबेल पुरस्कार विजेता जो बने हैं अभिजीत बनर्जी, उनका भी ये बयान था। इसलिए वैश्विक तौर पे इसका असर दिखता है। तो भारत के संदर्भ में क्या कहेंगे? यहाँ तो फिर हाय तौबा मचाना तो ठीक नहीं है। फिर नहीं, देखिए, हाय तौबा तो नहीं मचाएंगे, लेकिन इस बात पे तो गौर करना पड़ेगा कि यदि हम 7.5% 7% की दर से आर्थिक विकास दर था तो वो अचानक 5% पे कैसे गिरा। और वर्ल्ड बैंक जैसी संस्था यदि ये एंटिसिपेट कर रही है कि अब हमारा आर्थिक विकास दर इस पूरे फाइनेंशियल ईयर का 6% के आसपास आ सकता है, तो निश्चित रूप से चिंता की बात है। जो लोग ये तर्क दे रहे हैं कि 5% कोई कम नहीं होता है जब तक जीरो से नीचे ना आ जाए, खास तौर से आरएसएस पर, हाँ, ये काश उस पूरे चेन को समझते कि 5% पे आने पे क्या होता है, 6% पे क्या होता है और 7% पे क्या होता है और कौन कौन सा सेक्टर प्रभावित है। यदि आपका रियल सेक्टर जो एनसीआर में एकदम बूम पे था, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बहुत अच्छा था, बूम उतना भी बूम नहीं होना चाहिए, वो एकदम से धड़ाम। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर एकदम से धड़ाम, सीमेंट सेक्टर उठा कर देखिए धड़ाम। तो जितने सेक्टर हैं इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े हुए हैं, कृषि में भी अच्छी प्रोग्रेस नहीं है, वो धड़ाम। तो ये तो हमें सोचना पड़ेगा ना कि जब वो धड़ाम हो रहे हैं तो पहले से ही रोजगार कम है, अब रोजगार की स्थिति क्या होगी। अब आप अपने आसपास दोस्तों मित्रों में देख लीजिए, पूरा परिवार रिश्तेदार में कितने लोग इस दौरान बेरोजगार हुए हैं या बेरोजगारी के कगार पे हैं। यदि ऑटोमोबाइल सेक्टर में मैं कह रहा हूं कि जितना दावा किया जा रहा हो उतना न भी बेरोजगारी हुई हो तो भी रोजगार तो कम हुआ। वो तो आंकड़ा है कि इतने % गाड़ियों का सेल गिरा है, ठीक है। ऐसे ही कृषि का उठा करके देखिए, और ये जितना सब बताया जा रहा है ना कि नहीं नहीं सब कुछ ठीक चल रहा है, सब कुछ ठीक चल रहा है। भारतीय मजदूर संघ, मेरी जानकारी के मुताबिक 2 केंद्र सरकार के टॉप के मंत्री उनके दफ्तर में गए थे उनको मनाने के लिए। ये जो विनिवेश की नीति शुरू की है, पीएसयू क्यों डाउन हो रहा है भाई, बीएसएनएल क्यों गिर रहा है, एमटीएनएल क्यों गिर रहा है, एचएएल क्यों गिर रहा है, भेल क्यों गिर रहा है? ये तो आप ही सरकार ही मैनेज कर रही है। अच्छा, ये बताएं ऐसा हो क्यों रहा है? जो कि ये भी बात है कि देखिए, बांग्लादेश और नेपाल का जो ग्रोथ रेट है भारत से अच्छा है। बांग्लादेश का 8.5% के आसपास पहुंच गया है, नेपाल का भी 7.5 के लमसम, ये बातें आ रही है सामने। तो भारत में जो स्थिति पैदा होगी, क्या कारण है इसका? देखिए, अभी जैसे आप जिनका जिक्र कर रहे थे अभिजीत बनर्जी का, उनका मैं पढ़ रहा था तो उन्होंने कहा कि ये जो केंद्रीकृत व्यवस्था लागू करने की कोशिश की जा रही है, हर चीज़ में जो पीएमओ का इंटरफेरेंस है, सबसे पहले तो इसको आप मत कीजिए। दूसरी चीज़, डिसेंट्रलाइज चीज़ों को कीजिए। जो संस्थाएं ऑलरेडी काम कर रही थीं उनको फ्री होकर के आप काम करने दीजिए। जैसे मान लीजिए कि आप आंकड़ा, मैं नहीं कह रहा हूँ कि कितना मैनेज किया गया कितना नहीं, आंकड़ों को मैनेज करने लगते हैं कि रोजगार पे यदि ये आंकड़े आ रहे हैं तो सही चीज़ वापस ना आए तो उसको मैनेज करने लगते हैं। पीएमओ का नियंत्रण वाली बात समझ में नहीं आई। वो तो नियंत्रण रखती है पीएमओ, प्रधानमंत्री या फिर जो भी शासन तंत्र के लोग हैं, नियंत्रण रखना काम है उनका। शासन के लोगों से बात कीजिए ना अंदर, इवन जो मंत्री ऑफ द रिकॉर्ड बात कर सके उनसे कीजिए। मंत्री की इस रीजन में कोई औकात नहीं है, जो सेक्रेटरी बैठे हैं उनकी इस रीजन में कोई औकात नहीं है। सीधे वहाँ से निर्देश आता है। मैं आपको एक डिफेंस का आपको उदाहरण बता रहा हूँ। वहाँ पे जो मिनिस्टर बैठे हैं वो पैरेलल वाले हैं, ठीक है। 2 तरीके की बात है। पहले क्या होता था कि जो पीए को बता दिया जाता था कि ये फाइल पीएमओ से मंगवाई गई है, उसमें मतलब आपको इंटरफेयर नहीं करना है। लेकिन मंत्री जी ने थोड़ा कान कसा पीए कि तुम कौन होते हो। उसके बाद वहाँ से निर्देश जारी हो कि अब सेक्रेटरी जा करके और उसके बाद ब्रीफ करता है कि सर इसमें ये बात थी, ऐसे बुलाया गया था, ये निर्देश दिया गया है। कहने का मतलब ये है कि कोई आदमी फ्री होकर के काम नहीं कर पाएगा। हो सकता है कि कुछ उसके दिमाग में अच्छा आइडिया आ रहा हो, उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाएगा। आप अपने ऑफिस में ही देख लीजिए, यदि एक बॉस कहता है कि नहीं मैं जो कह रहा हूँ वही सही है, वही कीजिए, तो हो सकता है कि आपके दिमाग में जो अच्छा आइडिया हो रहा है छोड़ देंगे कि ठीक है आप जैसे कह रहे हैं वैसे ही मैं कर रहा हूँ। जी जी।
अच्छा अतुल, आप बताएं, चूंकि अभी पिछले दिनों विजयादशमी के दिन मोहन भागवत ने कहा था कि हम लोग इसको लेकर हाय तौबा क्यों मचा रहे हैं, जीडीपी इस तरह से ज़्यादा हल्ला मचाने से लोग पैसे को दबा कर बैठ जाते हैं, मार्केट में उसका फ्लो नहीं होता कि बुरे दिन आ गए हैं, और यही हाय तौबा मचाने की वजह से तो आर्थिक स्थिति खराब हो रही है भारत की। जी जी, पैसा दबा के आदमी ने रखा भी तो बैंक में रखा। आपने डीमोनेटाइजेशन कर दिया, आपने कहा कि अब तो ब्लैक मनी है ही नहीं, हमने सारा ब्लैक मनी निकाल दिया मार्केट से। अब हमने उठा करके, अगर किसी के पास कुछ पैसा था उसने बैंक में रख दिया। आप देखिए पीएमसी में आज तीसरा आदमी मरा है हार्ट अटैक से। मेरा अपना पैसा, मेरा एक जो उसमें है वो 90 लाख रुपए उनके अकाउंट में थे। उनका एक बेटा जो है वो किसी तरह से फिजिकली एक्टिव नहीं है, उस तरीके से बीमार है, वो उसका इलाज नहीं करवा पा रहे, अपनी बेटी के स्कूल का पैसा नहीं दे पा रहे। मैटर मानवीय है लेकिन विषांतर हम लोग हो जाएंगे। देखिए, हम विषांतर नहीं हो रहे, हम बात सिर्फ उसी अर्थव्यवस्था की ही कर रहे हैं कि अगर बैंक के पास भी आज पैसा नहीं है, आज के टाइम में आप देखिए 1,75,000 करोड़ आरबीआई ने दिया कि बैंकों को कम से कम फिल कीजिए। बैंकों को कुल मिलाकर के नेशनलाइज बैंक बनाया गया कि सब बैंकों का मर्जर किया जाए, ठीक है। बावजूद उसके ये सब कदम उठाने के बावजूद आप 5% जीडीपी पे हैं, ये आप सत्य है। और आप बात करते हैं 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की। 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की जब आप बात करते हैं तो आपका ऑन एन एवरेज आपका जो जीडीपी होना चाहिए वो 10 से ऊपर होना चाहिए। लोग तो एक दिन में 120 करोड़ फूंक दे रहे हैं फिल्मों में, बता रहे हैं रविशंकर प्रसाद। जी जी, तब भी बात नहीं समझ रहे हैं। जी जी, लेकिन झारखंड के एक इलाके में भूख से बच्चा मर गया चावल मांगता मांगता, तो वो भी इसी देश का हालात है। आप कभी बात करना चाह रहा था उस समय, शायद दिमाग से उतर गया। जो कारण बताया जा रहा है, दो एकदम जो सामने दिख रहा है, एक डिमोनेटाइजेशन, क्योंकि अपने यहाँ कैश की जो इकोनॉमी थी ना एकदम पैरेलल चल रही थी और उससे बहुत सारे लोगों को रोजगार मिला हुआ था और वो इकोनॉमी भी पैसा पैदा कर रही थी। और दूसरा बताया जा रहा है जल्दीबाजी में जीएसटी का लागू करना। हम एक्सपर्ट नहीं है, लेकिन जितने अभी तक एक्सपर्ट का सुना है, ये दो कारण बहुत बड़े बताया जा रहा है। उन्होंने इसमें यह भी कहा है कि जीएसटी तो कोई भी सरकार आती तो लागू करती, लेकिन इस सरकार ने बहुत जल्दीबाजी की। डिमोनेटाइजेशन और जीएसटी में सिर्फ 1-1.25 साल का गैप है। नवंबर 2016 का ये डिसीजन है, जुलाई 2017 का 1 साल का भी गैप नहीं है। आप अंदाजा लगाइए। और इतना बड़ा आप फैसला कर रहे हैं, उसमें गैप नहीं दे रहे हैं, उसकी तैयारी नहीं कर रहे हैं, इसका बहुत ज़्यादा जो है असर पड़ा है अपने अर्थव्यवस्था पे। मैं भी तिवारी जी की बात में एक चीज़ और ऐड करूंगा। जब आप उस समय के तत्कालीन आरबीआई गवर्नर को आप देखते हैं, उन बाद में जब उन्होंने अपने पद से वो हट गए, उन्होंने कहा था कि डीमोनेटाइजेशन का आइडिया मेरा नहीं था, मेरे से कोई किसी तरीके का कंसल्ट नहीं किया गया। तो तिवारी सर की बात को मैं फिर ऐड ऑन करूंगा कि पीएमओ जैसे एक होता है ना कि आप ऊपर से बैठ करके एक तंत्र चला रहे हैं, मतलब आपने एक तरह से पूरा जो है वो तुगलकी शासन फरमान जारी कर दिया, भैया जो मर्जी करो, आप ये भी कर दो, आप 1 साल में डीमोनेटाइजेशन। आदर्श से बात कर लेते हैं। देखिए आदर्श, अभी राष्ट्रवाद की बात हो रही है, राष्ट्रवाद चरम पे है। वैसे भी भारत के बारे में कहा जाता है कि आध्यात्मिक देश है। हम लोग ज़्यादा संचय में यकीन भी नहीं रखते, ज़्यादा हम लोग लोलुप भी नहीं है रुपये पैसे की। ये क्या है हंगामा? राष्ट्र है ना, राष्ट्रवाद है, भक्ति है राष्ट्र के प्रति, क्या दिक्कत है? सही बात है। तुलसीदास ने कहा था, गोस्वामी तुलसीदास ने, जिनका रामचरितमानस देश के हर हिस्से में हर वो हिंदू पढ़ता है और बचपन से उसकी चौपाइयाँ सुनता है, उन्होंने कहा भूखे भजन ना होए गोपाला, पकड़ो अपनी कंठी माला। तो भूखे भजन तो नहीं हो पाएंगे। और आध्यात्मिक देश भारत है या विश्वगुरु भारत है, ये हम 2000 साल पहले ना जाएं, क्योंकि 2000 साल पहले ना मैं था ना आप थे, हमने वही सुना जो हमें बताया गया। अभी की स्थिति ये है कि हम आध्यात्मिक तौर पर भी रिक्त देश हैं। हम आध्यात्मिक देश नहीं, हम कर्मकांडी देश हैं, जो धर्म के नाम पे हज़ारों करोड़ रुपए खर्च कर सकते हैं, लेकिन गरीबों के नाम पे वो पैसे नहीं जाएंगे। एक बात। दूसरी बात, मनमोहन सिंह की सरकार जब दूसरे कार्यकाल में थी तो कहा गया, और इसी विपक्ष में बीजेपी थी, कि पॉलिसी पैरालिसिस है। मुझको लगता है कि इस वक्त पॉलिसी है ही नहीं इस वक्त जो है। और शशि थरूर ने कहा था कभी कि नेम चेंजिंग नहीं, गेम चेंजिंग नहीं, नेम चेंजिंग गवर्नमेंट है। आप हर एक चीज़ को एक फिल्म बनाते हैं। 12 बजे रात को जीएसटी लॉन्च करेंगे संसद में, ताकि नेहरू की आधी रात को आज़ादी वाले उस ट्रस्ट विद डेस्टिनी वाले भाषण को रिप्लेस कर सकें। आप 8 बजे आएंगे और कहेंगे कि आज से 500 और 1000 के नोट बंद होते हैं। ये तमाशा जो है ना, तमाशा नहीं, हम बता रहे हैं आपको। देखिए तमाशा मंशा तो ठीक था ना, कि जो लोग ब्लैक मनी अपने घरों में दबा के रखते हैं, तो ब्लैक मनी तो उसको हटाना है। ये है कि जितने पैसे थे 99.99% पैसे बैंक में वापस लौट आए। एक्स्ट्रा हो गया था, एक्सेस हो गया था, 0 to 0 दोनों तरफ का मिला नहीं था, बल्कि ज्यादा पैसा पहुंच गया था। ब्लैक मनी कहाँ गया? मतलब आप वो कह रहे हैं कि ब्लैक मनी था ही नहीं देश में? वो तर्क गलत था, वो हमें झूठ बोलकर गुमराह किया गया। मनी था, उसको खपा लिया गया और आपके बैंक देखते रह गए, आपका पूरा सिस्टम देखता रह गया, खपा लिया गया।
वो आप नहीं कर पाए और वो नोटबंदी उसका उपाय नहीं। प्रोसेस पे, उसके परिणामों पे चर्चा हो सकती है। मंशा तो ठीक थी ना मोदी गवर्नमेंट। मनसा कुछ भी हो, आप 130 करोड़ के देश चला रहे हैं, कोई भी डिसीजन ऐसे एकदम रातों रात नहीं ले सकते। एक बात और मैं कहना चाहता हूँ, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में सुन लीजिए इस बात को, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में जो मिनिस्टर्स के कैबिनेट की जो बैठक होती है वो उतना ही जिम्मेदार होते हैं जितना कि उसका मुखिया होता है, ठीक है ना। वहाँ पे यदि मिनिस्टर्स के मोबाइल रखवा लिए जाते हैं, इसका मतलब कि हमें यकीन नहीं अपने कलीग्स पे ना, तो ये शासन चलाने का तरीका नहीं, कम से कम लोकतंत्र में नहीं है। दूसरी व्यवस्थाओं में हो सकता है, लोकतंत्र में ये नहीं है। अच्छा बताएं अतुल, अच्छा ये बताएं कि ये जो सवाल खड़े हो रहे हैं, मोदी सरकार कह रही है कि हमारी मंशा तो है ही, हम लगे हुए हैं, लेकिन सलाह अजीब दी जा रही है मोदी गवर्नमेंट को कि आप नरसिम्हा राव के मॉडल को मान लीजिए, मनमोहन सिंह के मॉडल को मान लीजिए। कैसे मानेंगे? इसीलिए दी जा रही है क्योंकि अगर आप निर्मला सीतारमन के हस्बैंड के आर्टिकल को अगर आप कोट करने की अगर जो आप बात कर रहे हैं, तो उन्होंने एक बात कही कि इस सरकार के पास अपनी कोई आर्थिक नीति नहीं है। जब मेरे पास कोई नीति नहीं होगी तो मैं जाहिर है ना अपने पीछे वाले में ही देखूंगा कि यार इसने कौन सी आर्थिक नीति अपनाई थी, चलो इसी को फॉलो कर लेते हैं, या तो मैं अपनी आर्थिक नीति बनाऊं। उन्होंने भाई बाजार खोल दिया, ग्लोबलाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन सब उनके टाइम का है। मनमोहन सिंह के वित्त मंत्री थे और उस समय नरसिम्हा राव की सरकार थी। उन्होंने खोला, उसका 10 साल बाद आपको असर दिखा जब आईटी कंपनीज आने लग गई। आज जो आप लाखों करोड़ों रुपए के पैकेज आप देख रहे हैं जो आईटी के बच्चों को मिलता है या बीटेक वाले बच्चों को मिलता है, और बड़ी बड़ी एमएनसीज में लोग आ रहे हैं जा रहे हैं और बड़ा बड़ा इन्वेस्टमेंट और बड़ा बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो 10 साल का परिणाम है जो मनमोहन सिंह ने उस 10 साल पहले देखा था। आज आप जो परिणाम, जो आज आप फैसले लेंगे, उसका परिणाम आपको 2 साल, 4 साल, 5 साल बाद नजर आएगा। चलिए आप जरा बता दीजिए हमें कि देखिए सलाह मानने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन बीजेपी कैसे मान ले? ये तो राजनीतिक हत्या हो जाएगी नरसिम्हा राव को और मनमोहन सिंह को फॉलो करने लगे। आप सलाह मत मानिए, आपका अगर अहंकार इससे बाधित होता है तो, लेकिन कम से कम अर्थव्यवस्था को समझने वाले लोगों को फाइनेंस मिनिस्टर बनाइए। पिछले बार अरुण जेटली को 1 दर्जन आपने दिए थे मंत्रालय, उसमें एक वित्त मंत्रालय भी था। इस बार निर्मला सीतारमन को आपने दे दिया वित्त मंत्रालय। ये क्या हमें पता होना चाहिए ना। उर्जित पटेल आपके लाए हुए इस्तीफा दिया। अरविंद सुब्रमण्यम जो है आपके आर्थिक सलाहकार थे, वो कह रहे हैं कि इसे जल्दीबाजी में जीएसटी लागू किया गया, जिसको पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम कह रहे हैं कि लग रहा है कि डिमोनेटाइजेशन वो भूल गए हैं। उसको लेकर के आज उन्होंने ट्वीट किया है। ये जो अभिजीत बनर्जी हैं, ये भी कह रहे हैं कि कदम द कदम जितने सेक्टर के रिजल्ट आ रहे हैं सब में जो है असर दिख रहा है और सरकार मानने को तैयार नहीं है, ठीक है। और हर जगह पीएमओ का हस्तक्षेप है, उन्होंने साफ साफ कहा हर जगह पीएमओ का हस्तक्षेप है। उनसे ये भी सवाल पूछा गया कि अब आपको नोबेल मिलने के बाद जो है, तो उन्होंने कहा है कि इसे उम्मीद करता हूं कि इसके बाद सरकार थोड़ा सा मेरी सुनेगी, मेरी सलाह को मानेगी। अब देखा कि उधर से क्या शुरू हो गया कि उनके नोबेल को ही चैलेंज करने की कोशिश की जा रही है कि अर्थशास्त्र में तो नोबेल है ही नहीं, अब इसकी स्थापना ऐसे ऐसे हुई थी लिहाजा इनको ये मिला है, ये अर्थशास्त्र का नोबेल नहीं, अर्थशास्त्र के विज्ञान का नोबेल है। जबकि उनको इस बात का नोबेल मिला है। मैं उस इतिहास में नहीं जा रहा हूँ कि नोबेल सही है कि गलत है या बाद में आया। उन्होंने ये किया है कि अर्थशास्त्र के साथ विज्ञान जोड़ा है, जमीन पे जाके एक्सपेरिमेंट किया है। वो आंध्र प्रदेश में यदि जा रहे हैं और देख रहे हैं कि ये महिला यहाँ पे ये चीज़ बना करके बेच रही है या टीकाकरण हो रहा है, तो वहाँ पे जाके देख रहे हैं कि क्यों महिलाएं टर्नअप नहीं हो रही अपने बच्चों को लेकर के, तो उसके साथ 1 किलो दाल की स्कीम शुरू करवाते हैं। उस दाल के लालच में सारी महिलाएं और सब लोग आ जाते हैं। तो उन्होंने जो अपनी लेबोरेटरी बनाई है उसका अलग अलग देशों में एक्सपेरिमेंट किया, साइंस से जोड़ा उसको, तब जाकर के उनको ये मिला है। तो इस तरीके से मजाक में उड़ा देना और उसके बाद वार करना समझ में नहीं आ रहा। चलिए समय की पाबंदी है, लेकिन कुल मिलाकर ये बीजेपी की विडंबना ही कही जा सकती है। क्योंकि अभी 30 सितंबर को ही एक किताब आई स्मरणम स्वामी की, उन्होंने उसमें जिक्र भी किया कि ये विडंबना ही है कि मोदी अपने आसपास चाटुकारों से घिरे रहते हैं और कोई भी सही सलाह उनको देता नहीं है। और अभी तक बीजेपी को एक अदद, एक योग्य वित्त मंत्री की तलाश अटल बिहारी वाजपेयी के शासनकाल में भी और मोदी का जो दूसरा शासनकाल है इसमें भी एक कमी हमेशा खली है लोगों को। और ये हम नहीं कह रहे हैं, ये बहुत ही पीएमओ के नज़दीक रहने वाले एक व्यक्ति का फिलहाल नाम स्मरण नहीं आ रहा, उन्होंने किताब लिखी जिसमें उन्होंने इस बात का जिक्र किया है। तो चलिए, जैसे कि आपने कहा था, और ये बहुत ही मशहूर पंक्ति भी है कि भूखे पेट को देशभक्ति सिखाने वालों, दरिद्रता इंसान को गद्दार बना देती है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम आर्थिक स्थिति पे पुनर्विचार करें और एक सक्षम भारत तभी बनेगा जब आर्थिक विकास की गति भी भारत में तेज होगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, नमस्कार। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।